इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को, लेकिन उससे पहले एक उसमें थ्योरम आती है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है। सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 0.875। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें लिखना है, देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। चलिए इसको लिख के देखते हैं। अगर आप 0.875 को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 875 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, 1000। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे कि अगर हम इसको भी ट्रांसफर करने की कोशिश करें तो इसके बीच में कॉमन क्या आता है। आप देखेंगे कि अगर मैं 5 को इससे डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 200। और यहाँ पर अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 1 5 7 35 एंड देन 5 5 45 5 5 25। एंड देन यहाँ पर 5 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और ये 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 4 0। तो यहाँ पर ये 5 8 40 और ये 5 7 35 विच इज़ 7/8। तो ये 7/8 के फॉर्म में आता है। अब आप इसमें एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है वो 7/8 फॉर्म में तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इसको देखेंगे तो ये 7/2⁻³ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसे 2⁻³ के फॉर्म में लिखने का रीज़न क्या है, इसका मैं आपको रीज़न आगे जाके बता दूंगा कुछ क्वेश्चन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है 13.04। इसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि 13.04 को 1304 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर ये 5 और ये 2 और ये अगर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 326। तो ये हो गया 326 डिवाइडेड बाई 25, इतना आया। अब आप इसको देखेंगे तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5² के फॉर्म में। इसके साथ साथ सपोज हमारे पास एक और नंबर होता, मान लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर है 1625। इसको अगर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये 1625 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 5 3 15 5 2 10 5 5 25 और यहाँ पर 5 2 10 और ये 3 0। फिर अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 6 30 एंड देन 5 5 25। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 4 20 एंड देन 400। ठीक है, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 और ये कितना हो गया 5 8 40 और ये 0। तो इसका मतलब ये है कि 13 बाई कितना हो गया 80। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये 13 इंटू, अब आप देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 16 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 13 डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू 5⁴ आप नोटिस करेंगे कि कोई भी हमारे पास जब डेसिमल नंबर आता है, वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई सा भी डेसिमल नंबर, अगर हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब ये है कि पी बाई क्यू का फॉर्म एक नंबर है और वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आउटकम प्रोड्यूस करता है, तो उसमें आप डिनोमिनेटर में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि या तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है या 2 की कोई पावर आ रही है, मतलब 2 की कोई पावर m पावर ऐसा कुछ आ रहा है, या तो फिर 5⁻² समथिंग आ रहा है जैसे यहाँ पर हमने देखा। लेकिन इस केस में भी हमने देखा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कभी भी कोई भी पी बाई क्यू के नंबर को, अगर आपके पास कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और वो डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यहाँ पर वो टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो क्यू था ना, वो कहीं ना कहीं 2 और 5 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म में कहीं ना कहीं रहा होगा। इसके बीच, इसके अंदर 2⁻m और 5⁻n का फैक्टर कहीं ना कहीं रहा होगा अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके अलावा कोई और यहाँ पर कोई और प्राइम नंबर नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर लेते हैं, कोई सा भी प्राइम नंबर लेके देखिए, सपोज आप यहाँ पर ले लेते हैं 3, तो आप डिवाइड करके देखिए 1/3 2/3 11/3 अनटिल और अनलेस ये पी बाई क्यू, मतलब ये दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में ये वो नंबर है जो को प्राइम नंबर्स हैं। अब आप ऐसा मत करिएगा कि 3/3 कर लेते हैं, 3/3 में तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो ये को प्राइम थोड़ी ना है। जो हम को प्राइम की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं और ये को प्राइम नंबर्स में क्यू को अगर आप एक्सपेंड करेंगे, कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो वो 2m इंटू 5⁻n के फॉर्म में ही रहेगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर अगर आता है तो वो कभी भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा।
आप देख लीजिए, कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लीजिए। यहाँ पर 11/7, इसको आप एक्सपेंड करने की कोशिश करिए तो भी एक्सपेंड होता चला जाएगा। यहाँ पर आप 1/13 ले लीजिए, इसको आप 11/13 भी लेके देख लीजिए। प्रोवाइडेड ये को प्राइम होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 23/13 कर लेंगे हम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 23/13 तो फिर कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा 2/1। तो आप देखिए यहाँ पर तो फैक्टर 1 है, 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2⁻0 हो गया, ये हो गया हमारा पास 1। तो हम कहीं पर भी देखेंगे ना कि अगर आपके पास p/q नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो इन्हीं नंबर की हेल्प से एंड होगा। मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इन्हीं नंबर में एंड होगा जाके, कोई और प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। इससे हम ये एक चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है कि कभी भी अगर हमें देखना है ना कि ये नंबर कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को चेक करिए, उसके डिनोमिनेटर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो उसको करके देख लेते हैं, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए अब इसमें दिया गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना ही हमें डिवाइड करना है ना ही कुछ करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को देखना है, उसके बेसिस पर हमें बताना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वाले पार्ट को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 13/3125, 13/3125। 3125 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपके पास 3125 के फैक्टर करके देखेंगे तो 3125 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ये हो गया 6 1, 6 2 10, 6 5 25 एंड 6 नहीं सॉरी 5, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 5 होगा, ठीक है। और ये 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 अगेन 5। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सब में 5 ही आता जा रहा है और कुछ बच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5⁵ और ये हो गया 13, ठीक है। और हमने अभी देखा था कि 2⁻, जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये डिनोमिनेटर 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर 5⁻n के फॉर्म में तो आ ही रहा है, कोई सा भी एक आना चाहिए। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि 2⁻0 है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया गया तो 0 होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो 2⁻m और n है, तो यहाँ पर ये m की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ध्यान रखिएगा, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, या यूँ बोलिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव बोलेंगे तो उसमें 0 नहीं आता है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव बोलने का एक पर्पज़ है, पॉजिटिव बोलेंगे तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले केस में तो हमें देख के पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर 2⁻0 है, 5⁻5 है, तो मतलब ये इस पावर की फॉर्म में तो है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 17/8। अब 17/8 को अगर आप लिखेंगे तो आप सीधा लिख सकते हैं 17/2⁻3। 8 को हम तो 2⁻3 बोल सकते हैं, तो ये भी इस फॉर्म में ही है, 2⁻m और 5⁻n। यहाँ पर बोल सकते हैं ना 5⁻0। तो इस केस में m की वैल्यू कितनी है, 3, और n की वैल्यू है 0। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम ये भी कर सकते हैं 64/455। अब देखिए 64/455, 64/455, 455 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 और ये 1 हो गया। 91 का कोई और फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 91 का 1 से हो गया, तो ये हो गया 64/5 × 91। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर 5 के साथ साथ 91 भी एक फैक्टर आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में अगर आता है तो ही टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि बिना एक्सपेंड किए ही आपको आइडिया लगता जा रहा है कि कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने का, मतलब आपको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, आपको पहले आइडिया लग जाएगा, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट में क्या दिया गया है, 15/1600, ये हो गया। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 16 इंटू 100, ठीक है। ये 15 हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 2⁴, और 100 को हम क्या बोल सकते हैं 10⁻² बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाले को भी हम ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 2⁴ इंटू ये हो गया 2 इंटू 5 रेज टू पावर कितना हो गया 2। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना हो गया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू 2⁻² इंटू 5⁻²। अब ये 5 एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर को हम रिड्यूस कर देंगे बाय 1, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 2⁻6, क्योंकि इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय 5⁻1, बिकॉज एक 5 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो पता चलेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या दिया गया है 29, ये फिफ्थ वाले पार्ट में दिया गया है 29 डिवाइडेड बाय 343। अब इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर कैसा रहेगा। देखिए 343 के आप एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ इसके डेसिमल, इसको पहले एक फैक्टर निकाल के देखिए। ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 3 के मल्टीपल में तो नहीं आता है, 3 के से डिविजिबल तो नहीं होता है। तो 4 से 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से करके देखते हैं। तो 7 कितना हो गया 7 7 4 जा 28 हो गया, और यहाँ पर ये 6 आ गया 3 7 9 जा 63, तो ये 7 7 एंड देन 7 1। तो इसका मतलब ये है कि ये 7⁻³ हो गया, और ये हो गया 29। तो आपको पता चल रहा है कि ये ना तो 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में तो है ही नहीं, ये तो 7⁻ समथिंग के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इतना क्लियर हो गया, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वाले पे आके देखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 2⁻3 5⁻²। ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है, ये पहले से ही दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसका जो अल्टीमेटली आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी तरीके से हम 7 वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है 129 डिवाइडेड बाई 2⁻2 इंटू 5⁻2 इंटू 7⁵। अब आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर तो है, 5 की पावर भी है, बट इसके साथ साथ एक और नंबर है। जब भी अगर ये दोनों नंबर इस फॉर्म में दिए गए लेकिन साथ में कोई और नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स ही हो सकते हैं, और कोई नहीं होना चाहिए नंबर, कोई और दूसरा प्राइम नंबर होना ही नहीं चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें 8th वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 6/15। अब देखिए 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ पर ये 15 को 3 इंटू 5। कई लोग इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि इस तक छोड़ देते हैं और देखते हैं कि अच्छा डिनोमिनेटर में तो 3 और 5 आ रहा है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करके देखेंगे तो एक्चुअल में ये 2/5 है, डिनोमिनेटर में 3 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाद में पता चलेगा कि ये तो सिर्फ 5⁻1 के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर। तो एक्चुअली में इसका जो नंबर है वो क्या होगा 2⁻0 और 5⁻1। अगर आप 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में लिखते भी हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये भी टर्मिनेटिंग ही होगा, ये भी टर्मिनेटिंग ही होगा। ये पार्ट क्लियर है। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि ये इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक करते ही करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार इसमें आपने मिस्टेक करी थी कि नहीं, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं 9th वाले पार्ट पे। 9th वाले में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 35/50। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं 35/50। तो पहले तो इन दोनों के बीच में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर ये हो गया 10। तो हम 7 इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5। ये तो पता ही चल रहा है 2⁻1 और 5⁻1 आ रहा है, तो इसका मतलब 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2⁻m और 5⁻n के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं 7/210। अब इसके अंदर 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 11/30, विच इज़ 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 11
3 × 2 × 5। अब इसमें 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ये पार्ट क्लियर हो गया, इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाला तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, किस तरीके से हम चेक करेंगे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इस फर्स्ट वाले से रिलेटेड ही है। इससे कैसे रिलेटेड है, इसमें कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स अबव विच हैव टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, मतलब जितनों का टर्मिनल था उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल था उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। अब टर्मिनेटिंग था किसका वो देखते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग किसका आया था, फर्स्ट वाले का टर्मिनेटिंग आया था। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले का हम डेसिमल एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे। 13 बाय कितना था, 3125, ये था ना 3125। इसका होता है 13 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5⁵5, है ना, ये हमने देखा था। अब आप देखिए इसका अगर आपको एक्सपेंशन करना है, एक तरीका तो ये कि मैं 13 को 3125 से डिवाइड करूं, लेकिन इससे एक छोटा तरीका भी है। जितनी 5 की पावर है ना, उतना आप 2 की पावर बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप क्या करिए, 5⁵5 है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5⁵5 के साथ साथ 2⁵5 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। इससे बेनिफिट क्या होगा ये देखते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, 13 × 2⁵5 कितना होता है, 32। नीचे क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2, और ये ⁵5 हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 13 2 कितना हो जाएगा, 26, 2 कैरी बचा, तो 2 अगर हमारे पास कैरी बचा तो 13 3 39, 39 और 2 41, तो ये 41 हो गया। डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया 10⁵5। तो आप देखेंगे जब भी आप इस तरीके से 5 के साथ साथ जितना भी 5 की पावर थी उतना ही अगर आप 2 की पावर और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर्स को कॉमन लेने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा ना अंदर, वो 10 आएगा। और 10 का अगर कितनी भी पावर होगी, आपको सिंपली करना क्या है कि 10 की पावर 5 थी ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके एक्सपेंशन क्या होना चाहिए कि इसके अंदर 5 जीरो हैं। अब 5 जीरो है तो मतलब 5 प्लेसेस को छोड़ना पड़ेगा आपको डेसिमल के लिए। तो यहाँ तो 3 ही नंबर थे, तो 2 जीरो लिख दीजिए और साथ में यहाँ पर 416 लिख दीजिए। तो ये आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गया डायरेक्टली। आपको इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए कि पहले तो आप नंबर को जज भी कर पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर आप जज कर पा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप उस नंबर को टर्मिनेटिंग के फॉर्म में इजी तरीके से लिख भी पाएंगे। आपको प्रॉपर डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग तो हो गया, सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग ही था। तो आप देखेंगे कि सेकंड वाला क्या था, 17/8 के फॉर्म में। अब जैसा हमने लास्ट केस में किया था कि अगर मैं 8 को 2⁵3 लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2⁵3 है। हमें बनाना क्या है, जितना 2 की पावर है उतनी 5 की पावर बनानी है, या जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर। डिनोमिनेटर में सेम पावर बनाने की कोशिश करिए जब भी आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर 5⁵3, ऊपर भी 5⁵3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, 17 × 125, क्योंकि 5⁵3 125 होता है, और नीचे आ जाएगा 10⁵3। तो आप देखेंगे कि 125 इंटू कितना होना चाहिए, 125 इंटू हो गया हमारे पास 17, तो 7 5 35, 7 2 14, 14 और ये 3 17, 7 1 और ये 8, ठीक है। यहाँ से हो गया 125, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 5, और ये हो गया 7 5 12, और यहाँ पर ये कितना हो गया 11, और यहाँ पर ये 2125, राइट। ये पार्ट आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 2125 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000। इसका मतलब ये है कि हमें 3 प्लेसेस को देखना पड़ेगा लेफ्ट साइड से। अगर हम देखें 1 2 3, राइट साइड से सॉरी 1 2 3 प्लेसेस हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2.125 हो गया। इतना आंसर है, बस यही तरीका है। इसको इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सही से लिख दूँ मैं, 2125, क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास कौन सा था, ये दोनों टर्मिनेटिंग हो गए, सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ वाला भी टर्मिनेटिंग था। तो फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला था हमारे पास 15/1600, ठीक है। तो आप देखिए 15 आप इसको इस तरीके से लिखिए 100, यहाँ तो 100 बना ही हुआ है, तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें तो इसके बारे में सोचना है। तो एक काम करिए 15 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना 2⁴ और ये 100 हो गया।
2⁴ है तो इसके लिए आपको 5⁴ और इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसमें भी आप 5⁴ इंक्लूड कर दीजिए। हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना आ गया, 15 इंटू कितना हो गया 625, बिकॉज 5⁴ होता है 625, और ये कितना हो गया 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁴ आ गया, और ये पहले से हमारे पास 100 था विच इज़ 10⁻²। 625 को 15 से ईजिली मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो मैं डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 625 वैसे हम 15 के टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से भी करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 5 25 और ये 5 2 10 12 और यहाँ पर 5 6 30 3 1 2 5 और यहाँ पर ये 6 2 5, तो ये कितना हो गया 5, ये 7, ये 3 और ये 9, 9375 विच इज़ 9375 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पर 10⁴ है, यहाँ पर 10⁴ है, तो बेसिकली यहाँ पर 10⁶ आएगा, तो 10⁶ का मतलब यहाँ पर 6 0 होंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर नीचे 6 0 है तो इसका मतलब ऊपर भी 6 प्लेसेस होनी चाहिए, यहाँ तो सिर्फ चार ही प्लेसेस हैं, तो आपको 2 0 को और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा साथ में 9375, तो ये आपके पास डेसिमल आएगा और ये नंबर हो गया। ये है हमारा आंसर। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये था हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। ये पार्ट तो हो गया हमारा। नेक्स्ट केस में क्या दिया गया है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, ये वाला टर्मिनेटिंग था, तो 23 बाय कौन सा क्वेश्चन नंबर था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट था, ये टर्मिनेटिंग आया था, तो इसका एक्सपेंशन करके देखना है। तो ये 2⁻3 था, 5⁻2 था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए 2⁻3 है, यहाँ 5⁻2 है, तो आपको यहाँ पर भी 5⁻3 बनाना पड़ेगा। तो आपको करना है क्या है, सिर्फ ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 से। यहाँ पर 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया काम हमारा। ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5 3 15 और ये यहाँ पर 5 2 10 11, तो ये कितना हो गया 2⁻3 इंटू 5⁻3। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 115 बाय कितना हो गया 10⁻3 विच इज़ 115 बाय 1000। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हो गया 0.115, इतना आंसर आएगा 0.115। ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्सपेंशन कर सकते हैं आप। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, तरीका आना चाहिए आपको, आराम से हो सकता है आपका आंसर। अब देखिए ये 6 हो गया। 6 के साथ साथ अब हम आ जाते हैं किस पे, टर्मिनेटिंग ये था, 7 टर्मिनेटिंग नहीं था, 8th वाला टर्मिनेटिंग था। तो 8th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना था 6/15। ये तो ईजी है, 6/15 ये तो डायरेक्ट आंसर है। तो ये 6 को हमने क्या लिखा था 2 और यहाँ पर ये कितना हो गया था 5, 2/5। ये तो डायरेक्टली अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा 0.4। कुछ नहीं करना चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे कितना हो जाएगा 5 × 2 विच इज़ नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा विच इज़ 0.4। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर ये कितना है, देखिए अब ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। अब हमें देखना है कि इसका नेक्स्ट वाला क्या था, ये वाला टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये है कि अब 9th वाला पार्ट ही बचा अब हमारे पास। अब देखिए ये तो और भी इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर 9th वाले केस में आया क्या था, 9th वाले केस में दिया गया था 35/50। 35/50 क्या होता है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया विच इज़ 7/10 विच इज़ 0.7। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, इसमें कोई और चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही पूरा इस तरीके से डायरेक्ट वे में ही दिया गया है। तो ये पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट इफ दे आर रेशनल। अच्छा, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इसमें पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें, मतलब ये कहा गया है कि ये रियल नंबर्स हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में दिया गया है। आपको बताना है कि ये रेशनल हैं या नहीं है, और रेशनल अगर हैं तो इसका जो p/q के फॉर्म में ये जो दिया गया है, तो इसके q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ये बताना है। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा टर्मिनेट हो गया है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है डेसिमल नंबर वो टर्मिनेटिंग है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये रेशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर हमेशा या तो
कोई भी डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में अगर हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते तो रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ पर तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर तो है। अब अगर आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, क्यू के फैक्टर्स कुछ 2m और 5n के फॉर्म में होने चाहिए। मतलब इसके जो फैक्टर्स में ना सिर्फ 2 और 5 ही आएगा और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, इस नंबर में 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 टाइम्स ऑफ 0। तो यहाँ पर आप सोचेंगे पैटर्न बनना है तो शायद ये रेशनल होगा। नहीं, पैटर्न नहीं, रिपीटेशन होना चाहिए। पैटर्न की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ रिपीटेशन होगा तभी आप बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं बोल सकते आप। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पैटर्न बन रहा है लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये हमारे पास रेशनल ही नहीं है, ये है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अगर आपके पास इर्रेशनल नंबर है तो फिर इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म की तो बात ही नहीं होती है। पी बाई क्यू के फॉर्म की बात नहीं होगी तो फिर क्यू के फिर डिनोमिनेटर के क्या मतलब फैक्टर्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये तो हो गया इर्रेशनल। अब ये देखिए, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है, ये जो डेसिमल है ना ये रिपीट होगा बार बार, मतलब ये 9 डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी। तो हम ये बोलते हैं ना कि रिपीटिंग नंबर्स या तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल दोनों ही रेशनल होते हैं। तो ये भी हमारा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। बट ये रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, और साथ में जो क्यू के फैक्टर हैं उसके अंदर 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर आ सकता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 5, अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 5 अदर प्राइम फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, अदर प्राइम फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, आर ऑल्सो देयर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्यू का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 आए या ना आए, लेकिन उसके अलावा प्राइम फैक्टर जरूर आए होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा रिपीटेशन वाला। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हमने लगभग पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 को।